हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम आर्थिक समीक्षा 2020-21 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कशन है। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार 2011-12 स्थिर कीमतों पर राज्य का जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद निम्न में से कितना रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 6.43 लाख करोड़ रुपए। ये राज्य का सकल घरेलू उत्पाद रहा है 2011-12 की स्थिर कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर कितना रहा है? 9,57,912 करोड़ रुपए। ठीक है, दोनों ही पूछे जा सकते हैं कि 2020-21 में स्थिर कीमतों पर तो 6.43 लाख करोड़ रुपए रहा है और प्रचलित कीमतों पर रहा है 9.57 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, वर्ष 2018-19 में जो स्थिर कीमतों पर था वो था 6,77,428 करोड़ रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य सरकार को राजस्व का निम्न में से सर्वाधिक हिस्सा किस मद से प्राप्त हुआ है। ऑप्शंस हैं आंतरिक ऋण, बिक्री दर, केंद्रीय सहायता, जीएसटी। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आंतरिक ऋण से प्राप्त हुआ है 26.51% हिस्सा राज्य सरकार को अपने राजस्व का। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य सरकार को राजस्व का सर्वाधिक हिस्सा आंतरिक ऋण से प्राप्त हुआ है और 26.51% प्राप्त हुआ है। बिक्री दर से कितना हुआ है? 9.09%, केंद्रीय सहायता से 14.54% और जीएसटी से 15.02%। ये जो परसेंट है ये भी आपको याद रखनी है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि राज्य सरकार को राजस्व का कितने प्रतिशत केंद्रीय सहायता से प्राप्त हुआ है, तो 14.54%। कितने प्रतिशत जीएसटी से प्राप्त हुआ है? 15.02%। निम्न में से आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन ए, स्थिर कीमतों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद रुपए 6,43,000 करोड़ रुपए 222 करोड़ रुपए रहा है। देखो ये हमने फर्स्ट ऑप्शन में ही पढ़ा था, फर्स्ट क्वेश्चन में, कि स्थिर कीमतों पर तो कितना रहा है? 6.43 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और अगर प्रचलित कीमतों पर पूछा जाए तो प्रचलित कीमतों पर मैंने बताया था 9.58 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, ये प्रचलित कीमतों पर है और 6.43 लाख करोड़ रुपए स्थिर कीमतों पर है। सेकंड ऑप्शन है गत वर्ष की अपेक्षा 2020-21 में जीएसडीपी में स्थिर कीमतों पर 6.61% की कमी दर्ज हुई है। ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि जो 2018-19 था उसमें थी 6.77 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और 2020-21 में कितना हो गया है? 6.43 लाख करोड़ रुपए हो गया, तो ये कमी हुई है। जीएसडीपी में प्रचलित कीमतों पर 4.11% की गिरावट दर्ज हुई है। ये भी सही कथन है। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। पहला ऑप्शन क्या था कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी कितना है स्थिर कीमतों पर? 6.43 लाख करोड़ रुपए, सही कथन है। सेकंड कथन है कि स्थिर कीमतों पर 6.61% की कमी हुई है, यह भी सही कथन है। और प्रचलित कीमतों पर 4.11% की कमी हुई है। ये डाटा भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आर्थिक सर्वे 2020-21 के दौरान स्थिर कीमतों पर राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में कितनी कमी हुई है, तो 6.61% की कमी हुई है स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर कमी हुई है 4.11% की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। जीएसडीपी में स्थिर कीमतों पर कृषि क्षेत्र का 29.45% हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, ये कृषि क्षेत्र का है 29.45% हिस्सा। जीएसडीपी में प्रचलित कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का उत्पादन कृषि क्षेत्र के उत्पादन हिस्से में ज़्यादा रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि उद्योग का जो उत्पादन रहा है वो रहा है 24.80%। ठीक है, जबकि कृषि का कितना है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था 29.45%, तो यानी कि कृषि का ज़्यादा रहा है उद्योग से। ठीक है, कुल जीएसडीपी में उद्योग व सेवा क्षेत्र का हिस्सा गत वर्ष की तुलना में कम हुआ है, तो ये भी सही बात है, गत वर्ष की तुलना में कम हुआ है उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का हिस्सा। अगला है राज्य जीएसडीपी में प्रचलित कीमतों पर सेवा क्षेत्र का 45.43% हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है, ये राज्य की जो जीएसडीपी है उसमें सेवा का जो योगदान है वो है 45.43%। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा गलत था, क्योंकि उद्योग का जो
उत्पादन है वो कम है कृषि से, उद्योग का 24.80% है, जबकि कृषि का कितना है 29.45%। ये आपको डाटा दे रखा है। क्षेत्र है एक तरफ और जीएसडीपी में योगदान कितना है, कृषि का है 29.45%, उद्योग का है 28.15% और सेवा का है 42.40%। स्थिर कीमतों पर कितना है, कृषि का है 29.77%, उद्योग का है 24.80 और सेवा का है 45.43%। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम सर्वे 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है राज्य की प्रति व्यक्ति आय। तो राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 72,297 रुपये। कितनी है, 72,297 रुपये। 2018-19 में स्थिर कीमत पर कितनी थी प्रति व्यक्ति आय, 75,555 रुपये और प्रचलित कीमत पर थी 1,07,890 रुपये। 2019-20 में ही प्रति व्यक्ति आय घटकर बढ़कर कितनी हो गई थी, 78,390 और 2020-21 में फिर से घट गई प्रति व्यक्ति आय और कितनी हो गई है, 72,297 रुपये हो गई है 2020-21 में। ठीक है, आपको तीनों डाटा याद रखने हैं, 2020-21 का भी, 2019-20 का कितना था 78,390 और 2018-19 का था 75,555। ठीक है, तीनों डाटा आपको याद रखने हैं। प्रचलित कीमतों पर भी याद रखनी है। अब की बार आरएएस में पूछी गई थी स्थिर कीमतों पर, आगे पूछी जा सकती है प्रचलित कीमतों पर। तो प्रचलित कीमत पर याद रखनी है 2020-21 में 1,09,386 रुपये, ये प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आए हैं। तो दोनों में ही गिरावट हुई है 2020-21 में, स्थिर कीमत में भी और प्रचलित कीमत में भी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे 2020-21 में राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर निम्न में से क्या रही है। तो राजस्थान की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो स्थिर कीमतों पर माइनस में 6.61% रही है और प्रचलित कीमतों पर माइनस में 4.11% रही है। ठीक है, तो जो आर्थिक सर्वे 2020-21 का है उसके अनुसार जो राजस्थान की आर्थिक वृद्धि दर है उसमें दोनों में गिरावट हुई है, स्थिर कीमतों पर भी और प्रचलित कीमतों पर भी। ठीक है, 2019-20 के अनुसार राज्य की जीएसडीपी में स्थिर कीमतों पर 5.05% और प्रचलित कीमतों पर 8.32% की वृद्धि हुई थी। सत्य कथन का चुनाव करना है हमको। पहला ऑप्शन है, दिसंबर 2020 तक राज्य की कुल अधिष्ठापित क्षमता ऊर्जा 21,836 मेगावाट है। तो बिल्कुल सही बात है ये। दिसंबर 2020 तक जो राज्य की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है वो 21,836 मेगावाट है। राज्य में गत वर्ष की तुलना में विद्युत क्षमता में 660 मेगावाट की वृद्धि हुई है, ये भी सत्य कथन है। राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दिसंबर 2020 तक 43,199 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है, ये भी सही कथन है। राज्य में वर्तमान में सौर ऊर्जा से 142 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है, ये भी सही बात है। देखो ये चारों जो ऑप्शन है चारों अपने आप में एक अलग क्वेश्चन बनाते हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे, याद करेंगे। दिसंबर 2020 तक राज्य की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, 21,836 मेगावाट। पूछा जा सकता है ये, दिसंबर 2020 तक राज्य की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है। ऑप्शन आपके पास 4 होंगे, उनमें से 21,836 मेगावाट करेक्ट होगा। राज्य में गत वर्ष की तुलना में विद्युत क्षमता में कितनी वृद्धि हुई है, 660 मेगावाट की वृद्धि हुई है। ठीक है, गत वर्ष की तुलना में। राज्य में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए दिसंबर 2020 तक 43,199 गांवों का विद्युतीकरण किया है, तो ये डाटा भी याद रखना है आपको। और राज्य में वर्तमान में सौर ऊर्जा से 142 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो सभी कथन यहाँ के सत्य हो जाएंगे। 19 अगस्त 2020 को अधिसूचना जारी कर राज्य में 1 मई 2019 से अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी कितनी निर्धारित कर दी गई है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 225 रुपये। 19 अगस्त 2020 को अधिसूचना जारी की गई। राज्य में 1 मई 2019 से अकुशल जो श्रमिक होते हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी 225 रुपये निर्धारित कर दी गई है। 1 मई तो क्यों की गई, क्योंकि 1 मई को ही मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को ही मजदूर दिवस मनाया जाता है और मजदूर दिवस के दिन ही जो अकुशल श्रमिक हैं उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है वो 225 रुपये,
अर्धकुशल अगर श्रमिक हैं तो 237 रुपये, कुशल श्रमिक हैं 249 रुपये, और उच्च कुशल श्रमिक हैं उनकी 299 प्रतिदिन कर दी गई है। चारों डाटा आपको याद रखने हैं। अकुशल श्रमिक 225 रुपये, अर्धकुशल 237 रुपये, 249 रुपये कुशल श्रमिकों के लिए, और उच्च कुशल श्रमिकों के लिए 299 रुपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी कर दी गई है। 1 मई से मजदूर दिवस से याद रखना है। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार मार्च 2020 तक राज्य में कुल सड़क लंबाई निम्न में से कितनी है। तो राज्य में सड़कों का जो घनत्व है ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। राज्य में सड़कों का घनत्व है 78.16 किलोमीटर, ये राज्य में सड़कों का घनत्व है। और कुल सड़क लंबाई कितनी है। आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार राज्य में सड़कों की कुल लंबाई है 2,64,244 किलोमीटर, ये थी 2019-20 के अनुसार। लेकिन मार्च 2020 तक कितनी हो गई है बढ़कर, ये 2,64,000 से बढ़कर हो गई है 2,69,028.16 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है। 2,69,028.16 किलोमीटर सड़कों की कुल लंबाई हो गई है मार्च 2020 तक। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना RWSLIP से संबंधित सत्य कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन है, योजना के माध्यम से 137 सिंचाई परियोजनाओं को पुनर्वास एवं नवीनीकरण किया जाएगा। कौन सी योजना है, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना। इसके अनुसार 137 सिंचाई परियोजनाओं को पुनर्वास एवं नवीनीकरण किया जाएगा। जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी से ऋण एवं सहायता से योजना का क्रियान्वयन होगा। क्वेश्चन देखो ये आता है, इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, इसमें किस देश की एजेंसी से ऋण लिया जा रहा है। तो ऑप्शन होंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक, वित्त बैंक, तो ऐसे ऑप्शन आएंगे। उसमें जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी भी शामिल होगा। तो हमारा आंसर जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी होगा राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना के लिए। ठीक है, यह योजना 8 वर्ष में पूरी की जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सत्य हो जाएगा, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे के अनुसार सतत विकास गोल्स से संबंधित असत्य कथन को चयनित कीजिए। सतत विकास गोल्स में यह 17 वैश्विक लक्ष्यों का संग्रह है, बिल्कुल सही बात है। ये 17 वैश्विक लक्ष्यों का संग्रह है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य देश की सहमति से यह तैयार है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान सतत विकास सूचकांक इसके माध्यम से जिलों की प्रगति को दर्शाता है, ये भी सही बात है। राजस्थान सतत विकास सूचकांक में शीर्ष एवं निम्न स्थान पर झुंझुनू व जैसलमेर जिले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लो इसको। क्वेश्चन आएगा आपके कि आर्थिक सर्वे के अनुसार सतत विकास सूचकांक में राजस्थान में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला है। तो शीर्ष स्थान पर झुंझुनू जिला है आर्थिक सतत विकास सूचकांक में, और जैसलमेर निम्न स्थान पर है सतत विकास सूचकांक में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। तथा निचले 2 स्थानों पर 12 एवं जैसलमेर जिले हैं, और ऊपर के 2 स्थानों पर झुंझुनू एवं जयपुर हैं। दोनों आपको याद रखने हैं। ऊपर के 2 जो स्थान हैं उन पर झुंझुनू और जयपुर हैं, और नीचे के 2 स्थानों पर 12 और जैसलमेर हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना निम्न में से किस तिथि से प्रारंभ की गई थी। योजनाएं तो आपको अलग से पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है योजनाएं सारी। योजनाएं राजस्थान का बजट ये आपको पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। तो राज्य में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना ये कब प्रारंभ हुई थी। ये प्रारंभ हुई थी 13 दिसंबर 2019 को। 13 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लागू हुई थी। क्या है ये। इसके तहत राज्य में विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार क्षेत्र में नए उद्योग स्थापित करने तथा वर्तमान उद्यमों के विस्तार, आधुनिकीकरण, परिवर्तन के लिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना तक ऋण उद्योग के लिए 25 लाख तक का ऋण 8% तक, 5 करोड़ का ऋण 6% दर पर, और 10 करोड़ तक का जो ऋण है वो 5% ब्याज अनुदान पर उपलब्ध करवाया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये डाटा भी पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है आपसे कि मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितने करोड़ का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। 10 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, 25 लाख तक अगर ऋण लेते हो आप तो 8% दर देनी होगी। अगर 5 करोड़ तक ऋण लेते हो तो 6%,
और अगर 10 करोड़ तक ऋण लेते हो तो 5% तक अनुदान ब्याज का देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य में खान एवं खनिज से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? राज्य में विभिन्न प्रकार के 81 खनिजों का भंडार है। बिल्कुल सही बात है, राज्य में 81 खनिजों का भंडार है। राजस्थान सीसा जस्ता, बोलेस्टोनाइट एवं सेलेनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। ये भी सही बात है, सीसा जस्ता, बोलेस्टोनाइट और सेलेनाइट इन तीनों का एकमात्र उत्पादक राज्य है राजस्थान। वर्तमान में राजस्थान में खनन पदों का आवंटन ई नीलामी द्वारा किया जाता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सत्य कथन हो जाएंगे। RSMML राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, ये राज्य सरकार का सार्वजनिक उपक्रम है जो मुख्य रूप से राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन एवं विपणन का कार्य करता है। RSMML का मुख्य उद्देश्य किफ़ायती तकनीकों का उपयोग कर खनिज संपदा का दोहन करना और खनिज आधारित योजना को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? राज्य में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई। तो बिल्कुल सही बात है, ये डेट आपको जरूर याद रखनी है। इससे पहले वाला क्वेश्चन था मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, कब प्रारंभ हुई थी? वो 13 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। और ये जो योजना है वो है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये लागू हुई थी 1 फरवरी 2019 से। राज्य में वर्तमान में सौर ऊर्जा में 142 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है। ये सही बात है, मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बताया था कि जो सौर ऊर्जा है वो 142 मेगावाट है। गत वर्ष की तुलना में जो विद्युत क्षमता में वृद्धि हुई है वो 660 मेगावाट की वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो कुल क्षमता है राजस्थान में 2020 तक वो है 21,836 मेगावाट। ये तीनों डाटा आपको याद रखने हैं। कुल क्षमता कितनी है? 21,836 मेगावाट। अगला है, मोक्ष कलश योजना राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित की गई थी। ये भी सही बात है, जो मोक्ष कलश योजना है वो राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा संचालित की गई थी। तो उपरोक्त कथन यहाँ पर सत्य हो जाएंगे। जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है उसके तहत बेरोजगार पुरुषों को 4,000 रुपये मासिक, महिला ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांगजनों को 4500 रुपये भत्ते के रूप में अधिकतम 2 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, राज्य सरकार ने निवेशकों के अनुकूल राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई है। क्वेश्चन भी पूछा गया कि नवीनतम सौर ऊर्जा नीति 2019 जारी की गई है। दिसंबर 2020 तक राज्य में 5,002 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। मोक्ष कलश योजना के बारे में देख लेते हैं। कोरोना महामारी के दौरान अपने परिजनों को अस्थि विसर्जन की सुविधा प्रदान करने के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने योजना प्रारंभ की थी। 25 मई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक इसका संचालन हुआ, जिसमें 12,481 मोक्ष कलश हरिद्वार पहुंचाए गए थे। 12,481 मोक्ष कलश कब से कब तक थी? 25 मई 2020 से और 31 दिसंबर 2020 तक मोक्ष कलश योजना चलाई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा ये चलाई गई थी? राजस्थान पथ परिवहन निगम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना रहा है? तो कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान रहा है 271.33 लाख मीट्रिक टन। 2019-20 में ये कितना था? 2019-20 में था 265.81 लाख मीट्रिक टन, जो कि 2020-21 में बढ़कर कितना हो गया है? 271.33। और कितनी वृद्धि हुई है? 2.08% की वृद्धि हुई है। डाटा आपको पूरा याद रखना है। पहली बात तो 2019-20 में कितना था? 265.81 लाख मीट्रिक टन। 2020-21 में कितना हो गया? 271.33 लाख मीट्रिक टन। कितनी वृद्धि हुई है? 2.08%। वर्ष 1997-98 से 2001-02 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2019-20 में अनाज की उत्पादकता में 89.66%, दलहन में 50.21% और तिलहन में 44.80% की वृद्धि हुई है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा वाले डायरेक्ट पूछे गए थे पिछले ग्राम सेवक के पेपर में। ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आपको याद रखने हैं कि अनाज की उत्पादकता में कितनी वृद्धि हुई है? 89.66%। और दलहन में कितनी हुई है? 50.21% और तिलहन में 44.80% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्य में WPI थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष निम्न में से कौन सा है? जो थोक मूल्य सूचकांक है
WPI इसका आधार वर्ष है 1999 से 2000। CPI इसका जो आधार वर्ष है वो है 2001 और औद्योगिक सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो है 2016। तीनों आपको याद रखने हैं आधार वर्ष। थोक मूल्य सूचकांक के खुदरा वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से महंगाई दर का निर्धारण किया जाता है। देखो, जो थोक मूल्य सूचकांक है उससे तो खुदरा वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन निर्धारित की जाती है और जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उससे महंगाई दर का निर्धारण किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो है 1999 से 2000 और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उसका आधार वर्ष है 2001। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। आर्थिक सर्वे 2020-21 में 20वीं पशु गणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल पशुधन संख्या कितनी है। पशुधन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो राज्य में जो 20वीं पशु गणना है उसके अनुसार पशुधन की जो संख्या है वो है 567.75 लाख। ठीक है, 19वीं पशु गणना में कितनी थी? 577 लाख 19वीं पशु गणना में थी। इस प्रकार कमी कितनी हुई है? 1.66% की कमी हुई है। डाटा याद रखना है आपको, पूछा जा सकता है कि आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार 20वीं पशु गणना में कितने प्रतिशत की कमी हुई है पशुधन की संख्या में? तो 1.66% की कमी हुई है। गोवंश है देश का 7.23%, भैंस है 12.47%, बकरियां हैं 14% और भेड़ है 10.64%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य में वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहा है? तो जो राजकोषीय घाटा है वो रहा है 47,652.77 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परसेंट भी पूछा जा सकता है आपसे और डाटा भी दे सकता है। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का जो राजकोषीय घाटा है वर्ष 2019-20 में वो रहा है 47,652.77 करोड़ रुपए और ये कितना है GSDP का? ये है 3.98%। 3.98% राजकोषीय घाटा रहा है। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य में निम्न में से शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो वर्ष 2018 के अनुसार राज्य में जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर 24 है। प्रति हजार जनसंख्या पर 24 है। राज्य में मातृत्व मृत्यु दर 2018 प्रति लाख 164 है। अगर 2018 की बात की जाए प्रति लाख में तो 164 है और 2018 के अनुसार जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर 24 है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2020-21 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो वो है 37। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। हेलो एवरीवन, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान की कृषि एवं संबद्ध सेवाओं के संदर्भ में सत्य कथन छांटिए। ऑप्शन ए है राजस्थान में पूरे मानसून सत्र 2020 के दौरान अधिकांश जिलों में असामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई है। तो बिल्कुल सही बात है। ये राजस्थान में जो मानसून सत्र था उसमें सामान्य या असामान्य से अधिक वर्षा हुई है। अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, कोटा एवं टोंक जिलों में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, ये जो जिले हैं जिनके भी नाम दे रखे हैं अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, कोटा एवं टोंक, इन जिलों में कम वर्षा दर्ज की गई है, न कि सर्वाधिक। राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2020 तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा 520.79 मिमी हुई, जबकि सामान्य जो वर्षा है वो 520.98 की तुलना में 0.04% कम है। यानी कि सामान्य वर्षा 520.98 mm होती है, लेकिन जो वर्षा एक्चुअल में हुई थी वो हुई थी 520.79, यानी कि कितने कम हुई थी? 0.04% कम वर्षा हुई है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है।
कृषि संबद्ध क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर मूल्य के साथ साथ प्रचलित मूल्य में भी निस्तर वृद्धि हुई है। तो ये भी बिल्कुल बात सही है। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, केवल सेकंड ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि जो बोला गया है कि इन जिलों में सर्वाधिक वर्षा हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलवर, बारा, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, गंगानगर, कोटा, टोंक में कम वर्षा हुई है। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कृषि विपणन हेतु केवल कृषकों को वित्तीय सहायता दी जाती है। बिल्कुल गलत बात है। कृषि विपणन हेतु कृषकों, खेतीहर मजदूरों एवं हम्मालों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सी योजना है? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इसके अंतर्गत कृषि विपणन हेतु कृषकों, खेतीहर मजदूरों, हम्मालों आदि को वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 2020-21 के दौरान दिसंबर 2020 तक 1345 किसानों को वित्तीय सहायता के रूप में 19.94 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। ठीक है, डाटा आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए की राशि दिसंबर 2020 तक वितरित की गई है। तो आंसर क्या होगा आपका? 19.94 करोड़ रुपए। कितने किसानों को मिले हैं? 1345 किसानों को। अगला क्वेश्चन है, असत्य कथन छांटिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना राजस्थान में चलाई जा रही है, जो लघु सिंचाई में ड्रिप एवं फुब्बारा सिंचाई पद्धति पर आधारित प्रभावी जल प्रबंधन की समस्या है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, प्रभावी जल प्रबंधन की व्यवस्था है ड्रिप पद्धति और फब्बारा सिंचाई पद्धति। गिरते भूजल को रोकने, भूजल के बेहतर प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से 50:50 1 अप्रैल 2019 को अटल भूजल योजना शुरू की गई है। तो ये बिल्कुल गलत कथन है। क्यों गलत कथन है? देखो, ये डाटा तो सही है कि जो भूजल है उसको रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से 50:50 में अटल भूजल योजना शुरू की गई है। लेकिन कब प्रारंभ हुई है, ये गलत है। प्रारंभ कब हुई है? ये 1 अप्रैल 2020 को। यहाँ पर क्या दे रखा है? 1 अप्रैल 2019, जो कि गलत है। 1 अप्रैल 2020 को ये योजना प्रारंभ हुई है। अगला है ऑप्शन, बृहद, मध्यम व लघु सिंचाई परियोजनाओं ने राज्य के सीमित जल संसाधनों के प्रबंधन एवं उपयोग द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये भी कथन सही है। तो केवल हमारा सेकंड जो कथन था वो गलत था। क्यों? क्योंकि जो अटल भूजल योजना है वो 1 अप्रैल 2020 को लागू हुई थी। 1 अप्रैल 2020 को। क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है। ये तो असत्य कथन के रूप में पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि अटल भूजल योजना पहली बात तो कितने अनुपात से शुरू की गई है? तो 50:50 का अनुपात है। कब शुरू की गई है? 1 अप्रैल 2020 को शुरू की गई है। किसकी सहायता से की गई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता से शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है, अटल भूजल योजना याद रखना है। इसके अंतर्गत राज्य की जो 1144 ग्राम पंचायत हैं वो चिन्हित की गई हैं, जिनके लिए एक जल सुरक्षा प्लान बनाया जाएगा। 1144 ग्राम पंचायत चिन्हित की गई हैं। 1144 ग्राम पंचायत चिन्हित यहाँ पर की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निर्यात के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? निर्यात आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने वाला क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है। निर्यात आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। निर्यात देश के राजकोष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, साथ ही साथ अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करता है। ये भी सही बात है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल निर्यात 49,946.10 करोड़ रुपए हुआ था। बिल्कुल सही बात है। तो सारे कथन इसमें सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार तेल एवं गैस के संदर्भ में असत्य कथन पूछा है हमसे। भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन 32 MMTPA में राजस्थान का योगदान लगभग 22 से 23% है, और बॉम्बे हाई जो कि लगभग 40% योगदान देता है, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। तो बिल्कुल सही बात है, एक सही कथन है। डाटा आपको, जो भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ डाटा है। सारा डाटा आपको लिख लेना है, याद रखना है। सिंगल क्वेश्चन भी बन सकता है, यानी कि एक ही क्वेश्चन अपने आप में कई क्वेश्चनों को समाहित किए हुए है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। देखो, पहला डाटा आपको याद रखना है कि भारत में कच्चे तेल का जो कुल उत्पादन है वो होता है 32 MMTPA। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का कितना योगदान है उसमें। तो राजस्थान का योगदान है 22 से 23%, और ये राजस्थान का जो योगदान है वो दूसरे नंबर पर आता है। क्यों?
क्योंकि पहले नंबर पर आता है बॉम्बे हाई का नाम, बॉम्बे हाई। मुंबई हाई में 40% तेल हमारा निकलता है, कच्चा तेल, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान है तेल उत्पादन के मामले में। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन के अंतर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है वो 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन के अंतर्गत 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है राजस्थान में। अगला है वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 1210.46 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया, ये भी सही बात है। राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2020 को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस जारी किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा कि पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस कब जारी किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा। तो 13 जुलाई 2020 को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा नहीं है। ऑप्शन पहला है राजस्थान में विभिन्न प्रकार के 81 खनिजों के भंडार हैं एवं इनमें से वर्तमान में 57 खनिजों का उत्खनन होता है। तो ये बिल्कुल बात सही है। राजस्थान में टोटल खनिज कितने हैं? 81 है और उनमें से निकलने कितने जाते हैं? 57 उनमें से निकाले जाते हैं। राजस्थान सीसा जस्ता सेलेनाइट व बोलेस्टेनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है, ये भी बिल्कुल सही बात है। सीसा जस्ता सेलेनाइट और बोलेस्टेनाइट के उत्पादन में एकमात्र एकाधिकार है राजस्थान का। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड राजस्थान सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जो मुख्य रूप से राज्य में औद्योगिक खनिजों के खनन एवं विपणन कार्य से जुड़ा है, ये भी सही बात है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करेक्ट है। राजस्थान भारत में सीमेंट ग्रेड व स्टील ग्रेड लाइमस्टोन के उत्पादन में नाम मात्र योगदान रखता है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। नाम मात्र नहीं रखता है, अग्रणी योगदान रखता है, ठीक है। आपको पता भी होगा राजस्थान में सीमेंट के कई बड़े उत्पादक कारखाने हैं, ठीक है। तो सीमेंट के उत्पादन में अग्रणी योगदान रखता है, ना कि नाम मात्र। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। वर्तमान में खनन पट्टों का जो आवंटन है वो ई नीलामी बोली के द्वारा होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 19 अगस्त 2020 को अधिसूचना जारी कर 1 मई 2019 से न्यूनतम मजदूरी की दरों में अभिवृद्धि की गई है। इस संदर्भ में असत्य कथन बताइए। तो इससे पहले जो वाली वीडियो थी उनमें मैंने डिस्कस किया था कि जो न्यूनतम मजदूरी है वो अकुशल श्रमिक के लिए 225 रुपये, अर्धकुशल के लिए 237 रुपये, कुशल के लिए 249 रुपये और उच्च कुशल के लिए 299 रुपये कर दी गई है। कब कर दी गई है ये? 1 मई 2019 से। क्यों की गई है 1 मई को? क्योंकि 1 मई को ही मजदूर दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को ही मनाया जाता है। इसलिए जो राजस्थान सरकार है उसने 19 अगस्त 2020 को यह अधिसूचना जारी की है कि न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की गई है। और ये डाटा आपको याद रखना है। अकुशल के लिए 225 रुपये प्रतिदिन, अर्धकुशल के लिए 237, कुशल के लिए 249 और उच्च कुशल के लिए 299 रुपये प्रतिदिन। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 250 दे रखा है। 250 ना होकर कितना है? 299 उच्च कुशल के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संदर्भ में असत्य कथन है। देखो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बहुत बार पूछी जा रही है एग्जाम में, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, आ सकती है। तो हमको असत्य कथन बताना है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राज्य सरकार द्वारा 1 फरवरी 2019 को शुरू की गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन आएगा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना राज्य सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? 1 फरवरी 2019, 1 मार्च 2019, 1 फरवरी 2020, 1 मार्च 2020। आंसर क्या होगा? 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना प्रारंभ की गई थी, ठीक है। रट लो, लिख लो, याद कर लो। इस योजना के तहत पुरुषों के लिए बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपये जबकि महिलाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता 3000 रुपये है। तो ये बिल्कुल गलत बात हो जाएगी क्योंकि अभी जो भत्ता है वो बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया गया है? पुरुषों के लिए 4000 और महिलाओं के लिए कर दिया गया है 4500 रुपये, यानी कि प्लस 1000 कर दिया गया है, ठीक है। ये जरूर आपको पॉइंट याद रखना है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर एवं दिव्यांग जनों को भी बेरोजगार भत्ते का पात्र माना गया है। बिल्कुल सही बात है। ये जो ट्रांसजेंडर और दिव्यांग जन है इनको महिलाओं के साथ ही पात्र माना गया है
और महिलाओं के साथ ही इनको 4500 रुपये का अधिकारी माना गया है, मतलब 4500 रुपये इनको बेरोजगारी भत्ता 2 साल तक या फिर बेरोजगार तक दिया जाएगा। यह बेरोजगारी भत्ता युवाओं को प्रति माह अधिकतम 2 वर्ष या रोजगार पाने तक जो भी पहले हो वितरित किया जा रहा है। ये भी सही बात है, या तो 2 वर्ष या फिर रोजगार पाने तक जो भी पहले हो तब तक वितरित किया जा रहा है। यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये सही है, सेकंड ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये जो भत्ता है वो 4000 रुपये तो पुरुषों के लिए है और महिला, ट्रांसजेंडर और दिव्यांगजन इनके लिए 4500 रुपये है। ठीक है, तो डाटा आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अंतर्गत ऊर्जा के संदर्भ में इनमें से कौन सा सत्य कथन है? राजस्थान में मार्च 2020 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 21,176 मेगावाट थी। बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, इतनी बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं कि राजस्थान में जो अधिष्ठापित क्षमता थी, अधिष्ठापित क्षमता किसकी? विद्युत की, तो वो कितनी है? अधिष्ठापित क्षमता है 21,836 मेगावाट। 21,836 मेगावाट ये है अधिष्ठापित क्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर जो दे रखी है वो गलत है, 21,176 गलत है, 21,836 मेगावाट करेक्ट होगा। इसके अलावा इसमें क्या दे रखा है? वर्ष 2020-21 में जो दिसंबर 2020 तक है वो 660 मेगावाट की वृद्धि हुई है। ये भी सही बात है, 660 मेगावाट की वृद्धि हुई है, बिल्कुल सही बात है। तो 660 तो सही है, लेकिन ये गलत है डाटा। ठीक है, कितनी है? 21,836 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर असत्य हो जाएगा। हमारा आंसर मिल चुका है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि हर ऑप्शन अपने आप में एक क्वेश्चन है। देखेंगे अगले ऑप्शन को। शुष्क मरुस्थल क्षेत्र सौर ऊर्जा के लिए सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो ये भाई बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है, शुष्क मरुस्थल क्षेत्र में तो सौर ऊर्जा के लिए अग्रणी क्षेत्र है। वो तो जोधपुर, जैसलमेर, अजमेर है ना, ये तो सौर ऊर्जा के लिए अग्रणी क्षेत्र है। तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, 21,176 या फिर 21,836 मेगावाट। ठीक है, दोनों आपको डाटा याद रखने हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019 दिनांक 18 दिसंबर 2021 को जारी की जाएगी। तो जो हाइब्रिड ऊर्जा नीति है वो जारी कब की जाएगी? 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को, यहाँ पर गलत है, 18 दिसंबर 2019 को हाइब्रिड ऊर्जा नीति जारी की जाएगी। तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। फोर्थ है राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन स्रोतों के अंतर्गत परंपरागत स्रोत जैसे पवन, सौर, बायोगैस तथा गैस, गैर परंपरागत स्रोत जैसे कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, पनबिजली सम्मिलित हैं। तो देखो ये भी गलत है, उल्टा लिख रखा है। गैर परंपरागत स्रोत में तो ये आते हैं पवन, सौर, बायोगैस, और परंपरागत में आते हैं लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तेल, पनबिजली। तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ गलत है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार शहरी आबादी के संदर्भ में असत्य युग्म बताइए। कोटा 60.31% शहरी आबादी है, सही बात है। जयपुर में 52.40% शहरी आबादी है, ये भी सही बात है। अजमेर में 40.08% है, ये भी सही बात है। जालौर में जो शहरी आबादी है वो है 8.30%, ये गलत हो जाएगा। जालौर में शहरी आबादी कितनी है? 8.30%। ठीक है, एक बार डाटा देख लेते हैं, हमारे सामने ही है। कोटा 60.31%, जयपुर 52.40%, अजमेर 40.08%, जोधपुर 34.30% शहरी आबादी, बीकानेर 33.86%। ये सबसे अधिक शहरी आबादी वाले जिले हैं, कोटा, जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर। जबकि सबसे कम में जालौर 8.30% ही है, प्रतापगढ़ 8.27%, बांसवाड़ा 7.10%, बाड़मेर 6.98% और डूंगरपुर 6.39% सबसे कम जनसंख्या वाले, शहरी जनसंख्या वाले जिले हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से सबसे ज़्यादा और सबसे कम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा में कोटा आएगा 60.31% और सबसे कम में डूंगरपुर आएगा 6.39%। डाटा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान आवासन मंडल द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में असत्य कथन बताइए। मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना एवं मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना, तो हमको असत्य कथन बताना है। तो ये बिल्कुल सही बात है।
राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा चलाई जा रही है ये, मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना एवं मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना। सेकंड है महात्मा गांधी संबल आवासीय योजना, ये भी सही है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये गलत है। महात्मा गांधी दस्तकार नगर योजना, ये भी सही है। तो हमसे पूछा था असत्य कथन, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना असत्य हो जाएगा। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं एक बार। ई बिड सबमिशन के माध्यम से बुधवार नीलामी उत्सव, अपनी दुकान अपना व्यवसाय, मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी आवास योजना, विधायकों हेतु आवास, प्रतापनगर जयपुर में कोचिंग हब का विकास, ये राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा चलाई जा रही हैं योजनाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार ग्रामीण विकास के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समस्त राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, ये पहला ऑप्शन भी करेक्ट है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समस्त राजस्थान में क्रियान्वित है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, ये भी सही बात है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार व स्वच्छता की सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया है, ये भी सही बात है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ 20 नवंबर 2020 को किया गया, जो कि गलत है। 20 नवंबर 2016 को किया गया था ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ 20 नवंबर 2016 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, 1,20,000 रुपये की। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार पर्यटन के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। तो पर्यटन के संदर्भ में सत्य कथन है पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान भारत के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है। विश्व पर्यटन मानचित्र पर अपनी विशिष्ट पहचान रखता है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में पर्यटन को प्रोत्साहन करने नवीन तथा अनुभवजन्य पर्यटन उत्पादों के माध्यम से राज्य को पसंदीदा व अग्रणी पर्यटक गंतव्य स्थल बनाने के लिए नवीन पर्यटन नीति राजस्थान पर्यटन नीति 2020 लागू की गई है, बिल्कुल सही बात है। पूछा जा सकता है कि राजस्थान पर्यटन नीति नवीनतम कब लागू की गई, 2020 में। वर्ष 2020 के दौरान 155.63 लाख पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया, ये भी सही बात है। 155.63 लाख पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया था। वंदे भारत मिशन के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वंदे भारत मिशन। ठीक है, तो देखते हैं वंदे भारत मिशन। यह मिशन 22 मई 2020 से शुभारंभ किया गया, तो बिल्कुल सही बात है। 22 मई 2020 से यह शुभारंभ किया गया था वंदे भारत मिशन। यह मिशन विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए शुरू किया गया, ये भी सही बात है। 22 मई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 56,348 प्रवासी 414 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से राजस्थान पहुंचे, ये भी सही बात है। डाटा आपको याद रखना है, कितने प्रवासी पहुंचे, 56,348। 22 मई 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक ये पहुंचे। कितनी उड़ानें थी, 414 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी। ठीक है, कब से प्रारंभ हुई थी वंदे भारत मिशन, 22 मई 2020 से। अगला क्वेश्चन है राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम कब पारित हुआ। ये पारित हुआ था 2020 में। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, इसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा राजस्थान जन आधार योजना लागू की गई थी 2019-20 के बजट में, और इसको 2020 में लागू किया गया था राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम को। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार जन सूचना पोर्टल पर कितने विभागों की सूचनाएं उपलब्ध हैं। तो जन सूचना पोर्टल पर 55 विभागों में चल रही 99 योजनाओं की 277 सूचनाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। 55 विभागों की 99 योजनाओं की 277 सूचनाएं, ठीक है, ये उपलब्ध हैं जन सूचना पोर्टल पर। अनूठी पहल 10% दीजिए गृह प्रवेश कीजिए किससे संबंधित है। तो इनमें से राजस्थान आवासन मंडल से बिल्कुल गलत बात, जयपुर विकास प्राधिकरण से भी नहीं है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार से भी नहीं है। तो किससे संबंधित है ये,
ये 156 मासिक किस्तों में आवास क्रय करने की अनूठी योजना है। ये राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा ईबिड सबमिशन के माध्यम से नीलामी उत्सव के अंतर्गत की गई है 50% की छूट के साथ। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, आवासन मंडल से संबंधित है ये। हेलो एवरीवन, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, राज्य में वर्ष 2019-20 में चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जिला नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर उदयपुर। उदयपुर में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग नहीं चलाई गई, लेकिन टोंक, बांसवाड़ा और सिरोही ये तीनों ही जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से संबंधित हैं। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से कृषक आदानों में आत्मनिर्भर बन सकेंगे, कृषि उत्पादन लागत में कमी होगी और कृषि उत्पाद रसायन मुक्त होंगे, क्योंकि इसमें नेचुरल फार्मिंग का प्रयोग किया जाएगा। आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य में नवीन औद्योगिक विकास नीति 2019 निम्न में से कब प्रारंभ की गई? करेक्ट आंसर होगा 1 जुलाई 2019 को। राज्य में आधारभूत संरचना व रोजगार के अवसर सृजित करने तथा संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नवीन औद्योगिक नीति 2019 लागू की गई। और ये कब से लागू की गई? 1 जुलाई से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1 जुलाई से नवीन औद्योगिक नीति लागू की गई। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्थिर कीमतों पर जो कमी हुई है वो हुई है -6.61%। -6.61% की कमी हुई है स्थिर कीमतों पर। अगर यही कमी प्रचलित कीमतों पर पूछे, तो वो हुई है -4.11% की। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन में दे रखे हैं, 4.11% भी दे रखा है और 6.61% भी दे रखा है। तो जो 6.61% है वो स्थिर कीमतों पर हुई है और जो 4.11% है वो प्रचलित कीमतों पर कमी हुई है, प्रचलित कीमतों पर। ठीक है, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर कृषि का सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान कितना है? जो कृषि का योगदान है वो है 29.45%। ठीक है, और उद्योग का योगदान कितना है? अगर आपसे पूछा जाए उद्योग का योगदान कितना है, तो उद्योग का जो योगदान है वो है 28.15%। और अगर आपसे पूछा जाए सेवा का योगदान कितना है, तो 42.40% जो योगदान है वो किसका है? सेवा का योगदान है। किसमें है ये योगदान? स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में। ठीक है, तो याद रखना है, सेवा का योगदान 42.40% है, कृषि का योगदान 29.45% है और उद्योग का योगदान है 28.15%। अगला क्वेश्चन है, 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर सेवा क्षेत्र का सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान कितना है? तो अभी मैंने ऊपर बताया था, ये सेवा का है 42.40%, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29.45% किसका है? कृषि का है। और 28.15% मैंने किसका बताया था? उद्योग का बताया था। तो तीनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कृषि का प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में योगदान कितना है? देखो, दो टाइप की कीमतें हम डिस्कस करते हैं आर्थिक समीक्षा में, एक तो स्थिर कीमत, एक प्रचलित कीमत। तो स्थिर कीमत पर तो मैंने आपको बता दिए थे, 42.40 सेवा के लिए, 29.45 कृषि के लिए और 28.15 उद्योग के लिए। तो ये तो हो गई स्थिर कीमतों की बात। अब अगला क्वेश्चन है प्रचलित कीमतों पर। प्रचलित कीमतों पर जो कृषि है उसमें 29.77%, उद्योग में 24.80% और सेवा में 45.43%। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है कृषि के लिए, तो कृषि के लिए कितना हो जाएगा? 29.77%। देखो, कंपैरिजन भी करवा सकता है एग्जाम में हमसे पूछ लेगा कि सेवा क्षेत्र में जो 42.40% है उससे बढ़कर 45.43% हुआ है, मतलब वृद्धि हुई है, ये हमसे क्वेश्चन पूछेगा। हमसे पूछेगा असत्य है, सत्य कथन है, तो बिल्कुल सही बात होगी। प्रचलित कीमतों में वृद्धि हुई है, कितनी हुई है? 42.40 से 45.43%, यानी कि प्रचलित कीमतों पर ज़्यादा है सेवा क्षेत्र का योगदान। ठीक है, तो ये डाटा आपको याद रखना है।
प्रचलित कीमतों पर कृषि का 29.77%, उद्योग का 24.80% और सेवा का 45.43%। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान है। तो स्थिर कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 72,297 रुपये, और प्रचलित कीमतों पर पूछी जाए तो वो है 1,09,386 रुपये। देखो दोनों में ही कमी हुई है, दोनों में ही गिरावट हुई है, ठीक है। किसकी तुलना में? 2019-20 की तुलना में। अब 2019-20 में कितनी थी? 2019-20 में 78,390 रुपये तो थी स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों पर थी 1,15,492 रुपये। ये थी प्रचलित कीमतों पर, ठीक है। दोनों में ही कमी हुई है। कितनी हुई है? तो 72,297 रुपये हो गई है 2020-21 में। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान रहा है। तो देखो ऊपर हमने डिस्कस किया था स्थिर कीमतों पर, तो स्थिर कीमतों पर था 72,297 रुपये, और प्रचलित कीमतों पर कितना था? 1,09,386। ये प्रचलित कीमतों पर था। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार उद्योग क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्या योगदान है। तो मैंने आपको जब ऊपर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि 42.40% तो किसका है भाई? ये है सेवा का। 29.45% किसका है? कृषि का, ठीक है। तो बचा 28.15% ये किसका हो जाएगा? उद्योग का। तीनों ही डाटा याद रखने, इसलिए ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है। तो इससे पहले वाली वीडियो में एक क्वेश्चन आया था कि ऊर्जा क्षेत्र की जो अधिष्ठापित क्षमता है वो है 21,836 मेगावाट, ठीक है। इसके अलावा जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा में राज्य में वर्तमान में 142 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है सौर ऊर्जा की। कितनी है? 142 मेगावाट विद्युत क्षमता है सौर ऊर्जा की। इसके अलावा विद्युत क्षमता में गत वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है? 660 मेगावाट की वृद्धि हुई है। 660 मेगावाट की वृद्धि हुई है विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। और एक और डाटा आपको याद रखना है कि 43,199 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है 100% विद्युतीकरण के लिए 2020 में। 2020 में 43,199 गांवों का विद्युतीकरण किया गया है 100% विद्युतीकरण के लिए। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? अधिष्ठापित क्षमता 21,836 मेगावाट। अगला क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक का प्रतिशत परिवर्तन क्या रहा है। तो जो थोक मूल्य सूचकांक है उसका प्रतिशत परिवर्तन रहा है 5.76%। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 2020-21 में थोक मूल्य सूचकांक था 334.19। डाटा याद रखना है आपको, 334.19 थोक मूल्य सूचकांक था 2020-21 में, और इसका प्रतिशत परिवर्तन रहा है 5.76%। और आधार वर्ष कब माना गया है, ये क्वेश्चन भी आता है। इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि थोक मूल्य सूचकांक के लिए जो आधार वर्ष है वो माना जाता है 1999 से 2000, ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक के लिए। और अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की जाए, सीपीआई की बात की जाए, तो उसके लिए माना जाता है 2001। 2001 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष माना जाता है, और औद्योगिक सूचकांक के लिए 2016 माना जाता है, ठीक है। तीनों आपको याद रखने हैं। थोक मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष 1999 2000 को माना गया है, और थोक मूल्य सूचकांक 2020-21 में कितना था? 334.19। प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ? 5.76%। अगला क्वेश्चन है 2020-21 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 बराबर 100 कितना रहा। जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक था वो रहा 115.67, किसके लिए? 2020-21 के लिए। और थोक मूल्य सूचकांक 334.19, ये थोक मूल्य सूचकांक था। अगला क्वेश्चन है असत्य कथन का चयन करना है हमको। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ रुपए है। बिल्कुल सही बात है, 6.85 करोड़ रुपए 85 करोड़ जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की शहरी आबादी 1.70 करोड़ है, जो कि कुल आबादी का 15% है, जो कि गलत बात है। 1.70 करोड़ तो सही है, लेकिन ये कुल आबादी का कितना है? कुल आबादी का 24.9% है ये, ठीक है। 1.70 करोड़ शहरी आबादी है, जो कि 24.9% है कुल आबादी का। बची कुची
जो आबादी है वो किसकी है, ग्रामीण आबादी है। और ग्रामीण आबादी कितनी है, 75.1% ग्रामीण आबादी है। दोनों आपको याद रखने हैं, 75.1% ग्रामीण आबादी है और 24.9% शहरी आबादी है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की ग्रामीण आबादी 5.15 करोड़ रुपए है, कुल आबादी का 75.1%, और शहरी आबादी 1.70 करोड़ है, जो कि कितना है, जो कि 24.9% है। ठीक है, और कुल कितनी है आबादी, कुल है 6.85 करोड़। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो राजस्थान का कुल लिंगानुपात 928 रहा, बिल्कुल सही बात है, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात 888 रहा, जो कि गलत बात है। शहरी क्षेत्र का लिंगानुपात रहा 914। ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात 923 था, यह भी गलत बात है। ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात रहा 933, ना कि 23। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। कुल लिंगानुपात की बात की जाए तो 928, ग्रामीण लिंगानुपात की बात की जाए तो 933, और शहरी लिंगानुपात की बात की जाए तो 914। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार थोक एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन है, राजस्थान का सामान्य थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 1999 से 2000 है। आधार वर्ष जरूर याद रखना है, पूछा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000, सीपीआई का आधार वर्ष मतलब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2001, औद्योगिक सूचकांक का आधार वर्ष 2016। तीनों आपको याद रखने हैं। तो क्या बोला है कि थोक मूल्य सूचकांक 2019 में 310.56 था, जो कि बढ़कर 2020 में 330.86 हो गया है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार 6.54% की वृद्धि को दर्शाता है। यह भी सही बात है, 6.54% की वृद्धि है 2020-21 में। अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष 2020 में 0.41% की वृद्धि हुई है। तो 0.41% की वृद्धि हुई है थोक मूल्य सूचकांक में वर्ष 2020 में। उपरोक्त सभी सत्य कथन हो जाएंगे इसमें। बैंकिंग एवं वित्त के संदर्भ में सत्य कथन बताना है हमको। राजस्थान में बैंकिंग एवं वित्तीय प्रणाली का व्यापक नेटवर्क है, तो ये गलत बात है, हमको असत्य कथन पूछना है यहाँ पर। तो ये बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में सितंबर 2020 तक जमाओं में सितंबर 2019 की तुलना में 13.15% की वृद्धि हुई है, जबकि इसी अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 11.03% रही है। तो ये भी सही बात है। सितंबर 2020 तक राजस्थान में समस्त सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों साख जमा अनुपात 95% है। अखिल भारतीय स्तर पर इसी अवधि में यह अनुपात 72.04% है, जो कि गलत है। ठीक है, राजस्थान में जो अनुपात है वो है 75.41%। कितना है, 75.41%। तो यहाँ पर यह गलत है। राजस्थान में जो अनुपात है समस्त सूचीबद्ध साख जमा अनुपात का वो है 75.41%। राजस्थान में सितंबर 2020 तक जमाओं में सितंबर 2019 की तुलना में 13.15% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में अखिल भारतीय स्तर पर यह वृद्धि 11.03% की रही है, यह भी आपको याद रखना है।